नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। और आपको बता दें कि इसी बीच रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। गौशालाओं में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। गौशालाओं की जुड़ी एक खबर है जहां व्यवस्थाओं की पोल खुली है। गौवंश काटते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है। ग्रामीणों ने लगाया गौकशी का आरोप और गौशाला के अंदर गौकशी कराने के आरोप में आगे कार्रवाई की जा रही है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसने गौशालाओं की पोल खोलकर रख दी है। यहां आपको बता दें कि धारदार औजार से गौवंश काटे जा रहे हैं और ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है। दरअसल गौशालाओं की हालात पर इस वीडियो के आने के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर रायबरेली से गौशालाओं में एक हैवानियत दर्ज की जा रही है, जहां गौवंश काटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। रायबरेली से यहां गौशालाओं पर सवाल उठ गए हैं। साथ ही प्रशासनिक हलकों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और ग्रामीणों में खास तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ का मामला ये है कि यहाँ जो गौशाला बना इसकी बड़ी ही जीर्ण व्यवस्था है। यहाँ ना तो चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था। पानी की तो जैसी तैसी व्यवस्था है, लेकिन चारे की व्यवस्था अभाव में बहुत जानवर मरते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ जो कि आज हमारे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा मालूम हुआ है कि यहाँ गौकशी होती है। जब इसका निरीक्षण किया गया घूम के चारों तरफ, तो यहाँ खालें जो खाल होती है ऊपर की वो बरामद हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गौकशी का कार्य भी बहुत पहले से हो रहा है, क्योंकि खालें बहुत पुरानी हैं। और यहाँ जो जानवर मरते हैं, यहाँ जिंदा भी जानवर मार दिए जाते हैं, क्योंकि कुत्ता लोग आते हैं और ज़बरदस्ती उनको नोच नोच के खाते, बैठाने हो जाते हैं उनको नोच नोच के खाते हैं और उसी में मर जाते हैं बेचारे। बहुत ही दैनिक इसकी सारी जिम्मेदारी मैंने उसको सेक्रेटरी साहब को कई बार फ़ोन, वैसे तो सेक्रेटरी साहब मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मैंने परसों अपनी लड़की के फ़ोन से उनके पास फ़ोन करवाया, तब जाके फ़ोन रिसीव किया है उन्होंने। और लड़की ने उनको बहुत कुछ यहाँ के विषय में बातें बताई हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं अपनी लड़की को भी बुला दूँगा और उस फ़ोन के विषय में बताएगी कि क्या क्या बातें हुई है सेक्रेटरी साहब से। और खंड विकास अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार हैं, उनको भी मैंने पोर्टल ऐप के द्वारा 1076 भी सूचना दी, जिसकी रसीद संख्या आज भी हमारे पास आई है। मैं उसको भी अवगत कराऊंगी कि मैं लगातार इसकी शिकायत करते आया हूं कि यहाँ की व्यवस्था देखी जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ओम शंकर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गौशाला के अंदर ही गौवंश की हत्या की जा रही है और निर्मम तरीके से उन्हें काटा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ, कहीं न कहीं जो है वो प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो है यहाँ पर देखी जाए तो रायबरेली के जो भी इनके जिलाधिकारी हो चाहे सीवीओ हो, ये कहीं न कहीं सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरह से गोवंशों को बचाने में लगी है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, कहीं न कहीं जो है वो हृदय को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है और मौके पर पुलिस बल पहुंच भी गया है। लेकिन ये इस तरह की घटना कोई पहली घटना नहीं। अगर जनपद में विभिन्न गौशालाओं की बात करी जाए तो न भूसा है, न चारा है, न ठीक से पानी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर जो नियुक्त भी किए गए हैं गौशालाओं में, वो इलाज के लिए जाते ही नहीं है। पिछली बार भी हमने एक गौशाला का निरीक्षण किया था, वहां पर भी जानवरों के कंकाल पाए गए थे। लेकिन जिस तरह से गौशाला के अंदर ये गोकशी की घटना सामने आई है, तो कहीं न कहीं जो है वो जिला प्रशासन पर सवालिया निशान उठा रही है। तो ओम शंकर, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, पता चल पाया कि वीडियो कितना पुराना है और कब का है? और जैसे कि आपने ये भी बताया कि काफी व्यवस्थाएं बदहाल है वहां पर, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अधिकारियों की तरफ से तो अभी क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी होने के कारण जो है कोई अधिकारी ऑफिस में बैठा नहीं। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उससे जिला प्रशासन में निश्चित हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि गौशाला के अंदर गोकशी करने का ये पहला मामला आया है। ऐसे जानवर मरते थे, फेंक दिए जाते थे, उनके कंकाल गौशालाओं के बाहर मिलते थे। लेकिन जिस तरह से खुलेआम जो है गोकशी हो रही है और ट्रैक्टर से बांध के उसको खींचा जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है जिला प्रशासन की नाकामी और निश्चित ही जो है इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ओम शंकर, पता चल पाया वीडियो कितना पुराना है?
नहीं, वीडियो के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो खालें मिली हुई है वो खाल भी ज्यादा पुरानी नहीं है। कम मुश्किल 1 हफ्ते या 10 दिन पुरानी खालें हैं जो गौशालाओं के बाहर जो है वहाँ पर पड़ी हुई मिली है। तो कहीं ना कहीं ये गौशाला जो है रायबरेली जनपद की अगर बात किया जाए तो यहाँ से कम 40 से 45 किलोमीटर ये दूर का एरिया है। तो चाहे वो अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैया समझ लीजिए कि वहाँ पर न पहुँचते हैं और इस तरह के आपराधिक तत्व। ओम शंकर, यहाँ ये भी पूछना चाहेंगे, अगर ये वीडियो जैसे कि आपने कहा पुराना नहीं है तो ये पहला वीडियो हो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटना हुई हो। आसपास के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? के लोगों में वो जो ग्रामीण थे उन्होंने अपने बयान में बताया भी है कि हमने घूम के निरीक्षण किया है और यहाँ पर जो है पुरानी कई खालें यहाँ पर बरामद हुई हैं। यहाँ तक कि जो जानवर वृद्ध हो जाते हैं और चल नहीं फिर नहीं पाते, वो जिंदा ही उनको कुत्ते नोच के खा जाते हैं। और जिला प्रशासन पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के गोबर से बचाने का जो अभियान है उस पर ये उनकी साख पर बट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग इस गौशाला का जो है ध्यान रखते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, उनसे कोई सवाल किए गए इस वक्त? से ही हल्का मचा है, धीरे धीरे सभी अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब आगे निश्चित इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी मानी जा रही है। चलिए ओम शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गौशाला में ही गौकशी का ये मामला सामने आया है रायबरेली से, जिसके बाद विभाग में तो हड़कंप मचा ही है, लेकिन तमाम सवालिया निशान यहाँ पे प्रशासन पर भी खड़े हो जाते हैं और सरकार की योजनाओं पर भी पलीता लगता हुआ साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। तो वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई हैं जो कि बदहाल व्यवस्था में है और खाल और कई तरह के गौवंश वहां पर मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही तमाम शिकायतें करने के बावजूद अब तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही किसी तरह की कार्रवाई अब तक की गई है। अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की कुछ खबरों की ओर, जो आपको बता दें कि सत्ता के कमान संभालने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना पहला राजनीतिक दौरा चंपावत विधानसभा क्षेत्र में किया है। उन्होंने इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का बाजार भी गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि इस दौरे के बहाने मुख्यमंत्री चंपावत की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को अगले 6 महीने में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। उपचुनाव के लिए वो एक ऐसी सीट की तलाश में है जहां उनकी चुनावी राह निष्कष्ट हो और सहज हो सके। धामी ने खटीमा विधानसभा में चुनाव हारने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने तक करीब आधा दर्जन विधायक उनके लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक नाम विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी है। गहतोड़ी चंपावत विधानसभा से निर्वाचित हुए थे और मुख्यमंत्री ने अपना पहला राजनीतिक दौरा भी चंपावत का ही लगाया है। तो यही वजह है कि उनके इस दौरे के चुनावी नब्ज मानी जा रही है उसको। और आपको बता दें कि सियासी हलकों में ये चर्चा भी है कि मुख्यमंत्री चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खेमे से जुड़े सूत्रों का यह मानना है कि चंपावत से सीधे चुनाव लड़ने की संभावना जताना जल्दबाजी होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस दौरे के बहाने चंपावत की सियासी नब्ज टटोली है। अगर चुनावी हवा उनके अनुकूल रही तो आने वाले दिनों में वो चंपावत में उनकी दौड़ धूप और बढ़ जाएगी। जानकारों का मानना है कि अगले 2 से 3 महीनों में मुख्यमंत्री के चंपावत में दौरे बढ़ते हैं तो उनके वहां से उपचुनाव लड़ने का जो मामला है वो स्पष्ट हो सकता है। इधर बीजेपी के हलकों में भी मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि चंपावत सीट पर ये चुनावी फॉर्मूला तैयार हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े और गहतोड़ी को राज्यसभा भेज दिया जाए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार ने प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सफाई कर्मचारियों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय में इस संबंध में यह आदेश जारी किया गया है और उन्हें अब 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुई है, जिसके बाद से कई बड़े फैसले लिए गए और उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत के बाद अब प्रदेश की राजनीति में कई रिकॉर्ड्स बनाए गए। जहां एक तरफ पार्टी ने 70 में से 47 सीटें अपने नाम की हैं, तो वहीं पहाड़ी राज्य में सत्ता
पर दोबारा काबिज होने के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो वहीं सीएम धामी को चुनाव हारने के बावजूद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके साथ ही एक नए राजनीतिक अवधारणा की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी धामी सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि धामी ने कहा कि हमारा राज्य हिमालय और गंगा का राज्य है, आध्यात्म का राज्य है और धार्मिक विरासत का केंद्र बिंदु है। हमारी समृद्ध सैन्य विरासत है और वो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो। और इसी के साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड में चल रहे कोरोना वैक्सीन अभियान की, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने में पहाड़ के लोग सबसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। दरअसल पर्वतीय जिलों की तुलना में मैदानों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। चमोली जिले में लक्ष्य के मुताबिक करीब 89.6% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि हरिद्वार जिले में मात्र 9.3% को ही वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में 16 मार्च से लेकर 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया था और इस आयु वर्ग में 3.92 लाख बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया और अभी तक प्रदेश में लक्ष्य का जो हिस्सा है, आपको बता दें करीब 33.4% बच्चों को ही वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में बच्चों के टीकाकरण में पर्वतीय जिले सबसे आगे हैं। चमोली जिले में सबसे अधिक 89.6% और बागेश्वर जिले में 81.5% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। मैदानी जिले जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर पर्वतीय जिलों की तुलना में टीकाकरण में सबसे पीछे हैं। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मतौलिया का कहना है कि प्रदेश में बच्चों को लगने वाली वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों को 4 लाख से अधिक डोज दी गई हैं और पर्वतीय जिलों में बच्चों के वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में भी पहले से ही बच्चों को अन्य टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जिससे वहां पर कोविड टीकाकरण कम हुआ है। ऐसे में प्रदेश में स्कूल खोलने की वजह से अब कोविड टीकाकरण में तेजी आ जाएगी। तो वहीं प्रदेश में भू कानून में संशोधन को लेकर अब हो हल्ला खूब मचा और इसको लेकर अब एक नया स्वरूप देने के लिए संबंधित अधिकारी ही संजीदा नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल भूमि कानून में संशोधन पर पुनर्विचार के लिए सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। पिछले दिनों समिति की ओर से इस संबंध में जिलों से तमाम सूचनाएं मांगी गई थी, जो आधी अधूरी भेज दी गई हैं। इस पर समिति के अध्यक्ष ने कड़ा एतराज जताया। जिलों से 10 दिनों के अंदर ही पुनः निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं भेजने को कहा गया। प्रदेश में भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में संशोधन के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति की अब तक 2 बैठकें भी हो चुकी हैं और अगली बैठक 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया है कि पिछले दिनों चुनाव के कारण समिति का कार्य आगे बढ़ नहीं पाया था, लेकिन इससे पूर्व जिलों में भू कानून में परिवर्तन के बाद जमीनों की खरीद फरोख्त के संबंध में जानकारी मांगी गई। अधिकतर जिलों ने आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो वहीं भू कानून के परीक्षण और अध्ययन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने पिछले दिनों आम लोगों, संस्थाओं और तमाम स्टेक होल्डर्स से इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए थे। 1.25 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में समिति को मात्र 200 सुझाव प्राप्त हुए हैं। भू कानून पर सबसे अधिक हल्ला मचाने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस संबंध में समिति को कोई सुझाव नहीं दिया गया, जबकि यूकेडी ने एक लाइन का सुझाव दिया है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड भी भू कानून लागू होना चाहिए। अब बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जिले में नवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये खबर सामने आई है हरिद्वार से, जहां नवरात्रि पर्व पर कुट्टू का आटा भारी मात्रा में बिकता है, लेकिन इसको खरीदकर खरीदारों की भारी संख्या में भीड़ भी होती है। लेकिन इस दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि श्यामपुर गांव के पास परिचालक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। जिला अस्पताल में
सीएमएस डॉक्टर चंदन मिश्रा का यह कहना है कि मरीजों को उपचार देना शुरू कर दिया गया है। कुछ की हालत ज्यादा खराब है, समय पर इलाज शुरू कर दिया है, जिससे मरीजों को जल्द ही राहत मिल सकेगी। दरअसल नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से लोगों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत आई है। शहर के कई क्षेत्रों से 78 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू भी किया गया है। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार फूड पॉइजनिंग के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालातों में एक कार में पड़ा मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। दरअसल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस प्राथमिक पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति टीबी का इलाज चल रहा था। हालांकि मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इंस्पेक्टर कैंट शंकर सिंह बिष्ट ने बताया है कि बिंदाल चौकी को एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी। पुलिस दीपलोक कॉलोनी के पास फव्वारा चौक पर पहुंची तो देखा कि वहां पर एक कार के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। यह व्यक्ति अंदर अचेत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने उसे इमरजेंसी सेवा से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति की पहचान चरणजीत आलोक के रूप में हुई है। और आपको बता दें कि कार के पास में उनके परिजन और आसपास के लोग भी मौजूद थे। बताया यह भी जा रहा है कि चरणजीत का टीबी का इलाज चल रहा था और वो घर पर अकेले ही रहते थे। अक्सर शाम के वक्त कार लेकर निकलते थे, लेकिन रात में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। सुबह के वक्त जब कार के भीतर झांक कर देखा गया तो चरणजीत में कोई हलचल नहीं थी। इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकता है। और देहरादून में वन विभाग से सेवानिवृत्ति प्रशासनिक अधिकारी की गला घोंचकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव उनके निर्माणाधीन मकान में मिला और शव देखकर लग रहा है कि उनकी हत्या करीब 2 दिन पहले की गई है। दरअसल उनका गला हुआ बैग के फीतों से काटा गया था और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि उनके गले पर गला घुटने के निशान हैं, जो कि बैग के फीते से बने हैं। आपको बता दें कि गले में फीता उलझा हुआ भी मिला। बुजुर्ग अपनी पत्नी से अलग रहते थे। बताया जा रहा है कि उनका अपने बड़े भाई से भी विवाद चल रहा था। पुलिस इस मामले में फिलहाल कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना डालनवाला थाना क्षेत्र के करणपुर मुख्य बाजार की है, जहां पर वन विभाग से सेवानिवृत्ति सुरेंद्र जायसवाल अपने मकान के ऊपरी तल पर कुछ दुकानें बनवा रहे थे। काफी दिनों से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन शनिवार को अचानक सुबह के समय निर्माण करने वाला मिस्त्री हरि सिंह निवासी अम्बेडकर नगर कॉलोनी आमवाला तरला करणपुर चौकी पहुंचता है। हरि सिंह ने बताया कि सुरेंद्र जायसवाल के मकान का मुख्य शटर आधा खुला था। आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहां 2 दिनों से कोई नहीं आया। एक पड़ोसी ने अंदर झांककर देखा तो जायसवाल निर्माणाधीन हिस्से में अचेत अवस्था में पड़े थे। इस सूचना को पुलिस को दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि शव करीब 2 दिन पुराना है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और बहरहाल पुलिस के अनुसार वो अपने परिवार से अलग रहते थे। हत्या की सूचना देने वाले मिस्त्री से भी पूछताछ की जा रही है। उसने जो भी बताया है उसकी तस्दीक के लिए साथियों को मौके पर बुलाया गया और इस पूरे मामले को लेकर मृतक की पत्नी, बेटियां और भाई से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इस मामले में संपत्ति विवाद को भी केंद्र में रखकर जांच कर रही है। भारत में यूं तो हर जगह मंदिरों को मिल जाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी मां के प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं और देवी मां को पहाड़ों वाली माता क्यों कहा जाता है? और साथ ही माता मंदिरों के पहाड़ों पर ही होने का रहस्य क्या है? आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्या है जो अन्य जगहों पर नहीं है? तो चलिए इस नवरात्रि आपको बताते हैं मां के भवन से जुड़ी ये तमाम मान्यताएं। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही हर तरफ माहौल भक्तिमय हो जाता है। दूर दराज से भक्त देवी मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। देवी के भक्त अपनी मुरादें लेकर माता के ऊंचे पर्वतों पर बने भवन पर जाने से भी नहीं कतराते। पर क्या आपको पता है कि माता के प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? पहाड़ों पर बने देवी के मंदिरों की इतनी विशेषताएं
क्यों होती है? तो आपको बता दें कि पहले समय से ही इन पहाड़ों को साधना का केंद्र के रूप में माना जाता था। पहले ऋषि मुनि ऐसे ही स्थानों पर सालों तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे। दरअसल पहाड़ों पर एकांत होता है। एकांत ने ही देवी मंदिरों के लिए पहाड़ों को महत्व दिया है। पहाड़ों पर मन एकाग्र करना आसान होता है। मौन, ध्यान और जप ऐसे तमाम कार्यों के लिए एकांत की जरूरत होती है और इसके लिए ही पहाड़ों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर इंसानों का आना जाना भी कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य अपने असली रूप में जीवित रह पाता है। लगातार ऊंचे स्थानों पर रहने से जमीन पर होने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ी स्थानों पर इंसान की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का जल्दी से विकास हो पाता है। तो वहीं पहाड़ों पर दैवीय स्थल होने की वजह से यहाँ पर देवी उमा यानी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। देवी को पहाड़ों वाली माता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवी का जन्म यहीं हुआ था। इस स्थान को देवभूमि भी कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि इस स्थान को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वहीं देखा जाए तो देवी राक्षसों के नाश के लिए भी यहीं अवतरित हुई थी। ऐसे में ये भी माना जाता है कि राक्षस मैदानी इलाकों से आते थे और देवी पहाड़ों से उनको देखकर उनका वध कर देती थी। इसीलिए भी देव स्थान ऊंचे पहाड़ों पर ही होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं देवी माँ के पहाड़ों पर बने प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में और शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर है जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में कटरा नगर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करने देश और विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। और हो भी क्यों ना, माँ वैष्णो देवी के भवन की महिमा ही कुछ ऐसी है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। अब बढ़ते हैं देवी के दूसरे धाम की ओर, जो है पूर्णागिरि देवी मंदिर। ये मंदिर है भारत की देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में, जहाँ अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर 108 सिद्ध पीठों में से ये मंदिर एक माना जाता है। ये स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था और प्रति वर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। माँ वैष्णो देवी जम्मू के दरबार की तरह ही पूर्णागिरि दरबार में भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वहीं अब रुक करते हैं नैना देवी मंदिर का। ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी का मंदिर है। 1880 में भूस्खलन की वजह से ये मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनवाया गया और यहाँ देवी सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध नैना झील भी है, जहाँ जिसके बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैना झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे और इससे प्रेरित होकर ही इस मंदिर की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हाट काली माता मंदिर की ओर। यहाँ पर माँ की प्रसिद्ध मंदिरों में से इसे एक माना जाता है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच महाकाली का ये मंदिर है, जिसका नाम है हाट काली, जहाँ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर महाकाली स्वयं भगवान विष्णु और भगवान महादेव को आवाज लगाती थी। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि महिषासुर और चामुंड समेत तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भी महाकाली का ये रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती हुई महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। इसी दौरान पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवधर के वृक्ष में चढ़कर भगवान शिव को आवाज लगानी शुरू कर दी थी।
अब आपको बताते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर है। दुर्गम पहाड़ियों में और पवित्र गंगा के किनारे स्थित मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में भी है। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ है इच्छा। मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था। उन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। हरिद्वार की चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्धि पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का अध्ययन किया और कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है। इसके बाद देवी ने कई युगों तक पुष्कर में तप किया और भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर वरदान दिया कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। अब अगला मंदिर जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। उन्हें जोतावाला का मंदिर भी कहा जाता है और आपको बता दें कि इसे नगर कोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के पास ही बाबा गौरानाथ का मंदिर भी है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अब नंबर आता है मेहर माता मंदिर का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। यहाँ भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति विराजमान है, जिसे साल 502 में लगवाया गया था। साथ ही 2 महान योद्धाओं अल्लाह तथा उदल का भी दर्शन कर उनकी वीरता और महानता की वंदना की जाती है। अल्लाह और उदल मां के बहुत समर्पित भक्त थे। उन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी किया था। साथ ही मां शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधि में ये दोनों भाई मां के दर्शन करने आते हैं। दोनों भाई मां के दर्शन पूजन के साथ साथ उनका श्रृंगार भी करते हैं। इसीलिए रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता ये भी है कि जो हठ पूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला मंदिर है सलकनपुर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर सलकनपुर में विराजी मां विजयासन दर्शन देकर भक्तों का हर दुख हर लेती हैं। 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त माता के दरबार पहुंचते हैं। सलकनपुर में विराजी सिंधेश्वरी मां विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। देवी का 9वां प्रसिद्ध मंदिर है मां बम्बलेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में स्थित है मां का बम्बलेश्वरी मंदिर। इसे कामाख्या नगरी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीर सेन का शासन था। वो निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीर सेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बम्बलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इस कड़ी में मां का अगला मंदिर आता है पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती के अंग गिरे थे।
आपको बता दें कि पावागढ़ में मां के वक्ष स्थल गिरे थे। इसी तरह से पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी चौतरफा था। इसीलिए पावागढ़ यानी कि ऐसी जगह से कहा गया जहाँ पवन का वास हो। ये मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई भी बेहद कठिन है। पर जो भी हो, माता के मंदिर की भव्यता और उनकी मान्यताएं आज भी देश विदेश से लोगों को मां के करीब खींच ले जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।